पिछले वीडियोस में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 का सॉल्यूशन देख चुके थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 के ए में क्या कह रहा है? सो दैट एक्सप्रेशन ए, लेट से ये वाला एक्सप्रेशन जो है एक्सप्रेशन ए है, एंड लेट से ये वाला एक्सप्रेशन जो है एक्सप्रेशन बी है। तो ये क्या बोल रहा है? सो दैट एक्सप्रेशन ए एंड एक्सप्रेशन बी आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। मतलब इन दोनों एक्सप्रेशन को ये दिखाना है कि ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट है। ठीक है, और आगे क्या लिखा है? दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डिसजंक्शन ओवर कंजंक्शन। मतलब इसके बारे में बता रखा है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है डिसजंक्शन ओवर कंजंक्शन का। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है और ये वाला एक्सप्रेशन दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? ट्रुथ टेबल बनाकर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए ट्रुथ टेबल बनाते हैं नेक्स्ट पेज में। तो इसमें क्या क्या लेना है? हमें पी लेना है, क्यू लेना है, आर लेना है, फिर उसके बाद क्यू इंटरसेक्शन आर ले लेते हैं, फिर पी यूनियन क्यू ले लेते हैं, फिर क्या ले लेते हैं? पी यूनियन आर ले लेते हैं। ठीक है, तो मिनिमम इतना कुछ तो अपने को लेना है। ठीक है, और इसको फिल कैसे करेंगे? तो बेसिकली जब भी 3 एलिमेंट का ऐसा कुछ सेट रहेगा तो हम सबसे पहले इसमें 4 ट्रू फिल करेंगे और 4 फॉल्स फिल करेंगे। ठीक है, देन इसमें 2 ट्रू 2 फॉल्स इस तरीके से फिल करते जाएंगे। ठीक है, इसमें 1 ट्रू 1 फॉल्स इस तरीके से हम फिल करेंगे। ठीक है, तो क्यू इंटरसेक्शन आर, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, तो इसमें ट्रू हो जाएगा, ट्रू और फॉल्स का क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स और ट्रू का फॉल्स होगा, फॉल्स फॉल्स का फॉल्स ही होगा, ट्रू ट्रू का ट्रू होगा, ट्रू फॉल्स का फॉल्स होगा, फॉल्स ट्रू का फॉल्स होगा, फॉल्स फॉल्स का फॉल्स होगा। बेसिकली 2 एलिमेंट में अगर दोनों सेम है तो वो खुद आ जाता है। ठीक है, और अगर डिफरेंट है तो फॉल्स आ जाएगा। तो इंटरसेक्शन का यही नियम है। यूनियन में क्या है? दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा तो अपना आंसर ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो P यूनियन Q है यहाँ पे, है ना? तो P यूनियन Q करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे ट्रू आएगा, यहाँ पे भी 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 ट्रू आएगा, यहाँ पे फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स आ जाएगा, यहाँ पे भी फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है? P यूनियन R है, तो P यूनियन R मतलब कि इसका और इसका यूनियन लेना है। तो ट्रू ट्रू का ट्रू हो जाएगा, ट्रू फॉल्स का ट्रू हो जाएगा, ट्रू ट्रू का ट्रू हो जाएगा, ट्रू फॉल्स का ट्रू होगा, फॉल्स ट्रू का भी ट्रू होगा, फॉल्स फॉल्स का फॉल्स होगा, फॉल्स ट्रू का ट्रू होगा, फॉल्स फॉल्स का फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है? P यूनियन ब्रैकेट में है Q इंटरसेक्शन R, तो Q इंटरसेक्शन R ये है और P यहाँ पे है अपना। तो इन दोनों का क्या लेना है? हमें यूनियन लेना है, तो इसको हम इस वाले में लिखते हैं। ठीक है, ये क्या है? P यूनियन Q इंटरसेक्शन R ब्रैकेट में, मतलब कि इसका Q इंटरसेक्शन R ये वाला है और P, इन दोनों का हमें क्या लेना है? यूनियन लेना है ना? तो सबसे पहला है ट्रू ट्रू, तो ट्रू हो जाएगा। दूसरा है ट्रू फॉल्स, तो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। फिर है ट्रू फॉल्स, ट्रू हो जाएगा। फिर है ट्रू फॉल्स, ये भी ट्रू हो जाएगा। फिर है फॉल्स ट्रू, ये भी ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉल्स फॉल्स, तो फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉल्स फॉल्स, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद भी है फॉल्स फॉल्स, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है? P इंटरसेक्शन Q, मतलब इसका सॉरी
P यूनियन Q है, इंटरसेक्शन P यूनियन R है, मतलब इन दोनों का हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन देखते हैं क्या आएगा। ट्रू ट्रू का ट्रू होगा, ट्रू ट्रू का ट्रू होगा, ट्रू ट्रू का ट्रू होगा, ट्रू ट्रू का ट्रू ट्रू का ट्रू होगा, ट्रू फॉल्स का फॉल्स होगा, फॉल्स ट्रू का फॉल्स होगा, फॉल्स फॉल्स का भी फॉल्स होगा। ठीक है, तो हमें शो करना था कि ये दोनों सेम होना चाहिए। तो ट्रू ट्रू सही है, ये भी 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 सही है, मतलब ये दोनों कहीं ना कहीं सही है। तो बेसिकली लॉजिकली क्या हो रहा है, दोनों ही इक्विवेलेंट आ रहा है। तो हम इस तरीके से ट्रूथ टेबल डिजाइन करके शो कर सकते हैं कि जो LHS का एक्सप्रेशन है वो RHS के एक्सप्रेशन से सिमिलर है। ठीक है, मतलब लॉजिकली इक्विवेलेंट है। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है P यूनियन Q इंटरसेक्शन R एंड P यूनियन Q इंटरसेक्शन P यूनियन R दोनों ही लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो ये प्रूव हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ दिस एंड दिस यूजिंग यूक्लिडियन एल्गोरिदम। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो जीसीडी कैसे निकलता है इस एल्गोरिदम से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बड़े वाले नंबर को यहाँ पे लिखते हैं और उसके बाद छोटे वाला नंबर इनटू जितना टाइम्स होगा, मतलब कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो 414 इंटू 1 हो जाएगा यहाँ पे, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा अपना, रिमाइंडर हो जाएगा 12 में से 4 गया तो 8, और 5 में से 1 गया तो 4, और 6 में से 4 गया तो 2, है ना। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये 414 लेफ्ट हैंड साइड में आ जाता है, तो 414 यहाँ हो जाएगा और 248 यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, इनटू समथिंग जो कि कोसेंट होगा प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइड देके देख लेते हैं, 248 डिवाइडेड बाय 414 डिवाइडेड बाय 248, तो यहाँ पे लगेगा 1, 248 आ जाएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1, तो 1 यहाँ पे 166 हो गया। अब ये 248 फिर से यहाँ चला आएगा और यहाँ पे 166 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लग जाएगा और रिमाइंडर कितना बच जाएगा अपना, 8 में से 6 तो 2, 4 में से 6 तो नहीं बचेगा, तो हासिल लेना होगा अपने को। तो ये हो जाएगा 14, 14 में से 6 तो 8, और 1 में से 1 तो 0, 82 बचेगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या होगा, 166 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे 82 लेना होगा। ओके, तो यहाँ पे कितना होगा, 82 इंटू 2 ले लेते हैं। ठीक है, 2 2 जा 4, 8 2 जा 6, 164 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस में क्या होगा, 2 होगा। फिर उसके बाद 82 इधर जाएगा और 2 यहाँ आएगा, ये 2 यहाँ आएगा, है ना। तो 2 इंटू कितना आ जाएगा अपना, 41 आ जाएगा, प्लस 0 आ जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो आता है, ठीक है, वो अपना जीसीडी हो जाता है। ठीक है, तो 414 और 662 का जो जीसीडी होगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी का सॉल्यूशन। ओके, अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ a and b are positive integers then prove that there exists integers s and t such that gcd of a and b will be in the form of s into a plus t into b। बेसिकली इसमें क्या दिया हुआ है, अगर a एंड b कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है तो उनका जो जीसीडी होगा वो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इसी चीज़ को प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए इसका प्रूफ कैसे होगा ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया क्या हुआ है, ए एंड बी पॉजिटिव है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, जीसीडी ऑफ ए एंड बी जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब लीनियरली कोई नंबर से मल्टीप्लाइड होगा। ठीक है, तो यही चीज़ है, एस ए
प्लस टी बी के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा जीसीडी ऑफ ए बी। ठीक है, तो अब प्रूव करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मान लिए लेट से अ सेट एस सच दैट उसमें कुछ एलिमेंट होगा एस प्लस बी टी। ठीक है, और वहां पे जो एस और टी होगा वो इंटीजर से बिलोंग करेगा। ठीक है, एंड एस प्लस बी टी इज ग्रेटर देन 0। तो इस सेट एस में कुछ एलिमेंट है जो कि एस प्लस बी टी के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये जो अपना सेट है वो कहीं ना कहीं नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब इसमें कुछ एलिमेंट है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, अप्लाइंग वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। तो वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल को अप्लाई करके हम ये लिखें डी इज इक्वल टू एस प्लस बी टी। तो बेसिकली वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है, ये बोलता है कि किसी भी सेट में अगर कुछ एलिमेंट है तो उसमें कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो सबसे लिस्ट होगा। ठीक है, मतलब उस सेट में कोई एक लिस्ट एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करेगा। तो हम मान लिए हैं कि इस सेट एस में लिस्ट एलिमेंट डी एग्जिस्ट करेगा जो कि इक्वल होगा एस प्लस बी टी के। ठीक है, तो डी क्या है, एस प्लस बी टी के इक्वल है। तो ये जो डी स्मॉलेस्ट इंटीजर है इसी को हम ए बी का जीसीडी मान लिए हैं। ठीक है, अगर हम ये प्रूव कर देंगे कि डी स्मॉलेस्ट इंटीजर है तो डी अपना जीसीडी ऑफ ए एंड बी भी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए अपने पास 3 एलिमेंट है, क्या क्या, ए, डी और बी। तो अगर हम डिवीजन एल्गोरिथम लगाएं तो हम यहां से लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहां पे क्यू क्वोशेंट हो जाएगा और आर रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम ये लिख सकते हैं ना, अगर आर ग्रेटर देन 0 है, मतलब आर अगर पॉजिटिव है, मतलब कुछ तो रिमाइंडर एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, आर इज इक्वल टू ए माइनस डी क्यू। ठीक है, मतलब ये डी क्यू लेफ्ट हैंड साइड में चला गया। ठीक है, इसी को रीअरेंज करके यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इसी को हम लिख सकते हैं ए माइनस डी, क्या माने थे, ए एस प्लस बी टी, तो यहाँ पे पुट कर दिए और क्यू लिख दिए। ठीक है, जब इस ब्रैकेट को अगर हम ओपन करेंगे तो फाइनली हमारा एक फॉर्म आएगा, वो आएगा ए इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस क्यू एस प्लस माइनस ऑफ क्यू टी इंटू बी, और ये बिलोंग करेगा सेट एस से। क्यों, क्योंकि ये ए इंटू एस प्लस बी इंटू टी के फॉर्म में है। ठीक है, तो अभी के लिए क्या हुआ कि ये जो आर है वो पॉजिटिव है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, आर यहाँ पे आ जा रहा है। ठीक है, आर इस डी के जगह पे कहीं ना कहीं ले रहा है। तो आर यहाँ पे क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर है जो कि इस इक्वेशन को डिवाइड कर रहा है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या माने थे ऊपर में कि डी अपना स्मॉलेस्ट इंटीजर है, लेकिन अभी क्या हो गया कि आर जो हो गया वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट आ गया अपना। ठीक है, लेकिन वो आर क्या है, वो पॉजिटिव है। ठीक है, आर क्या है, पॉजिटिव है, तो आर 0 से बड़ा है लेकिन डी से छोटा है। तो जो अपना डी है वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट या स्मॉलेस्ट इंटीजर तो नहीं बचा। तो ये कहीं ना कहीं कंट्राडिक्ट कर गया हमारे स्टेटमेंट को कि डी अपना सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। तो ये कंट्राडिक्ट कब करा, जब ये आर है वो ग्रेटर देन 0 है। तो अब हम क्या मानते हैं कि आर ग्रेटर देन 0 नहीं होगा, मतलब आर इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो अब हम ये मान के चलते हैं आर इक्वल टू 0 हो गया। तो आर जब इक्वल टू 0 होगा यहाँ पे, तो आर जब इक्वल टू 0 होगा यहाँ पे, तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू डी क्यू आ जाएगा। तो बेसिकली क्यू जो आएगा ए अपॉन डी आएगा, मतलब डी ए को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो डी जो है वो ए का क्या है, डिवीजर है। सिमिलरली अगर हम ए के जगह पे यहाँ पे बी लेते, बी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, और सेम प्रोसेस करवाते तो अपना डी जो है वो बी को भी डिवाइड कर देता है ना, तो डी क्या होगा, बी का भी डिवीजर हो जाएगा इसी तरीके से। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो डी होगा वो कॉमन डिवीजर ऑफ ए एंड बी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या प्रूव करना है, अभी तक हम लोगों ने क्या प्रूव कर लिया कि डी जो है वो कॉमन डिवीजर ऑफ ए एंड बी हो चुका है। ठीक है, और डी जो है वो स्मॉलेस्ट है अभी तक के लिए। अब हमें ये प्रूव करना है कि डी इज जीसीडी, मतलब डी जीसीडी है। तो हो सकता है डी जीसीडी हो भी या नहीं भी, तो हम इसके लिए मान के चलते हैं कि एक डी डैश और भी एलिमेंट है जो कॉमन डिवीजर है ए और बी का। ठीक है, डी डैश क्या है,
एक और एलिमेंट है जो कॉमन डिवीजर है ए और बी का, तो हम ये लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू डी डैश इंटू एच, ठीक है, क्योंकि डी डैश अगर डिवीजर है तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में तो आ ही सकता है, तो ए इज इक्वल टू डी डैश इंटू एच लिखा जा सकता है। सिमिलरली बी इज इक्वल टू डी डैश इंटू के लिखा जा सकता है। एच और के हम मान लिए कोई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि डी इज इक्वल टू ए एस प्लस बी टी, ये पहले से था अपने पास, तो यहाँ से लिख सकते हैं डी इज इक्वल टू ए की जगह पे क्या है डी डैश एच, उसको पुट कर दिए, तो डी इज इक्वल टू डी डैश एच इंटू एस प्लस बी के जगह पे डी डैश के पुट कर दिए, तो ये अपना आ गया, ठीक है। तो फाइनली आ गया डी इज इक्वल टू डी डैश इंटू डी डैश को कॉमन निकालनी है, तो यहाँ पे एच एस बचेगा और इधर के टी बचेगा, ठीक है। तो डी इज इक्वल टू डी डैश इंटू सम ब्रैकेट ये, तो यहाँ से क्या पता चला, ये जो डी डैश है वो डी को डिवाइड कर रहा है, डी डैश डिवाइड्स डी, तो इससे क्या पता चल रहा है डी डैश जो है वो डी से कहीं ना कहीं छोटा है, तो डी डैश और डी में क्या हो गया, अपना डी जो हो गया वो कहीं ना कहीं बड़ा हो गया, तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है कि डी जो है वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है किसका, ए एंड बी का। तो फाइनली हम ये प्रूफ कर पाए कि जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है ए कॉमा बी का वो एस इंटू ए प्लस बी इंटू टी के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।